इस मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का जो मेजर पार्ट है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई मूविंग चार्ज हो या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जबकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इस पॉइंट्स को हम लोग पहले यहां पर नोट डाउन करते हैं कि किस स्टेट में जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और किस स्टेट में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक। जबकि कोई ऐसा चार्ज हो जो कि यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी produces both electric field and magnetic field, ठीक। तो एक्चुअली में कहा जाए कि यहां पर मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चार्ज स्टेशनरी होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन हमने क्या पढ़ा था कि रेस्ट और मोशन जो दो स्टेट होते हैं वो एक्चुअली में ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं होता है ना, ये हमने पढ़ा था वहां पर। तो एक जो चार्ज है वो किसी ऑब्जर्वर को स्टेशनरी दिख रहा होगा, वही चार्ज किसी दूसरे ऑब्जर्वर को मोशन में दिख रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होना चाहिए। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि कोई चार्ज है, ये चार्ज v वेलोसिटी से यहां पर जा रहा है और एक ऑब्जर्वर है O1, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर की तरफ। एक दूसरा ऑब्जर्वर है O2 जो कि रेस्ट पर है ना। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये चार्ज जो है स्टेशनरी दिखेगा, है ना। ये खुद भी v वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो चार्ज है ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या होगा कि इस ऑब्जर्वर को ये चार्ज रेस्ट पर दिखेगा और इसलिए ये चार्ज इसके रेस्पेक्ट में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O1 charge is stationary, so it produces electric field only with respect to O1, है ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये जो चार्ज है ये मोशन में दिखेगा, यूनिफॉर्म मोशन में दिखेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो चार्ज है इस चार्ज का अपना एक रीजन होता है जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जब ये चार्ज चलने लगेगा तो ये जो पूरा रीजन मैंने सर्कुलर रीजन दिखाया, सर्कुलर रीजन इसके साथ में आगे आगे खिसक रहा होगा। इसलिए किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है वो वेरी करने लगता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि चार फंडामेंटल फोर्सेज में से एक जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग नहीं कह करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक्चुअली में एक ही चीज,
डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए वो डिफरेंट तरीके का फोर्स दिखता है। ठीक, तो दूसरा वाला जो ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, और साथ में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O2, with respect to O2, charge is moving with uniform velocity, so it will produce both electric field and मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ऑब्जर्वर O2 के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा चार्ज हो जो कि एक्सेलरेटेड हो, मतलब किसी वेलोसिटी से भी चल रहा है और उसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो वो क्या करता है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है ना। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुना होगा। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका सोर्स होता है एक्सेलरेटेड चार्ज। हमने पढ़ा था वेव में कि वेव क्या है, एक तरह से एनर्जी है। जहां जहां वेव जाता है वहां वहां पर एनर्जी जाता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है, और वो जो एनर्जी रेडिएट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि an accelerated charge produces both electric field and magnetic field and also radiates energy। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो वेव जनरेट करता है या एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक, अब इसमें हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे कि जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो ऑब्जर्वर डिपेंड नहीं होता। यहां पर तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। तो यहां पर हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। लेकिन साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे आगे जाकर के कि अगर कोई मूविंग चार्ज है, उसके पास वेलोसिटी v है, तो उसके कारण से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली में ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो सकती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक और पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, है ना। जबकि जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय a current carrying conductor is independent of
ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये कोई कंडक्टर हो गया है ना, ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट जो है मान लिया कि ऊपर जा रहा है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे किसी वेलोसिटी v से। तो मान लिया कि अपने पास दो ऑब्जर्वर है ना, एक ऑब्जर्वर है O1 और एक दूसरा ऑब्जर्वर है O2। O2 जो है v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग देखेंगे इस O1 के रेस्पेक्ट में, O1 जो है रेस्ट पर है, O1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में जो करंट फ्लो करेगा I की वैल्यू होनी चाहिए NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है करंट में। जब हम लोग करंट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। मैं यहां से VD हटा देता हूं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैंने V ले रखा है। ठीक, अब देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है, ये कंडक्टर भी रेस्ट पर है, तो ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, इतना फ्लो करेगा इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। जबकि अगर हम लोग देखें O2 के रेस्पेक्ट में, तो O2 जो खुद भी v वेलोसिटी से जा रहा है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने निगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो कि कंडक्टर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहते हैं। कंडक्टर के अंदर ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करते। तो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, ये कंडक्टर के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ये ऑब्जर्वर चल रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये तो रेस्ट पर है क्योंकि साथ में चल रहे हैं, और ये जो रेस्ट पर है इस ऑब्जर्वर को ये ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, है ना। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए जो है वो मूविंग चार्ज चेंज हो गया, मतलब अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज चल रहा होगा उल्टा डायरेक्शन में। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का नंबर और निगेटिव चार्ज का नंबर बराबर होता है, तो यहां भी मैं करंट निकालूंगा तो आएगा यही NEA इंटू V। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी जा, वेलोसिटी उतनी ही है, और जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेंगे उतनी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी लेंगे हम लोग। तो करंट की जो वैल्यू आएगी ये तब भी इतनी ही आएगी, डायरेक्शन भी उतना ही आएगा। अभी देखेंगे कि O1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज नहीं चल रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे इधर, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे थे तो करंट उधर जा रहा था, इतना, है ना। इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, O2 के रेस्पेक्ट में ये नहीं चल रहे, ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उधर ही तो करंट लेंगे, तो इसके लिए भी करंट उधर ही जा रहा है। तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। और जब किसी कंडक्टर के कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स में I आता है, V नहीं आता। ठीक है, तो I आने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट डिपेंडेंट है, और करंट जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं रहा, दोनों में बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंडक्टर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक, तो अब जो है हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे कोई मैग्नेट होता है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय a magnet is not, और कह सकते हैं is independent of observer, independent of observer। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब जो है आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। क्योंकि ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें और आगे जो चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों चैप्टर मिला के कम से कम 5-6 फॉर्मूले ऐसे आएंगे
जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और उसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये डायरेक्शन निकालने नहीं आता तो हम ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले सिखाऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप बुक्स में पढ़ेंगे तो हर फॉर्मूले के लिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले यहां पर आएंगे, हर फॉर्मूले के लिए एक अलग अलग रूल दिया हुआ है। लेकिन चूंकि सारे फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट वाले ही हैं, तो अगर हमें एक फॉर्मूला कोई बढ़िया से पता हो तो उसको अप्लाई करके हमेशा डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक ही फॉर्मूला, एक ही रूल सिखाऊंगा जिसको अप्लाई करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, है ना। तो कई सारे रूल्स होते हैं जिसमें से हम लोग सीखेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, ये रूल जो है मेरे ख्याल से सबसे आसान है ना। इसमें कोई हाथ को इधर उधर घुमाना नहीं है। एक राइट हैंड थंब रूल भी होता है, कई लोग उसको भी सीखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हाथ कभी इधर से उधर से घुमाना होता है, काफी टेढ़ा मेढ़ा हाथ करना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल आ सकती है। इसलिए मैं सबसे आसान वाला रूल जो है वो समझा रहा हूं, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब इसमें जो वर्ड आया है राइट हैंड स्क्रू, तो राइट हैंड स्क्रू का मतलब पहले समझते हैं, है ना। राइट हैंड स्क्रू का मतलब है हम लोग राइट हैंड से स्क्रू को यूज करेंगे तभी उसको फील कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार है ना, इस दीवार में कोई स्क्रू हमने डाला और उसको जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, ऐसे घुमाने से, क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू टाइट होता है। स्क्रू टाइट होने का मतलब क्या, दीवार के अंदर जाता है। ठीक, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू खुलता है। स्क्रू खुलने का मतलब दीवार से बाहर आएगा। ठीक, तो हमें तो पता होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ दो ही डायरेक्शन में हो सकता है, इनवर्ड आउटवर्ड। तो इनवर्ड आउटवर्ड समझने के लिए हमें सिर्फ ये पता करना होगा कि स्क्रू जो है वो अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। अगर स्क्रू का मूवमेंट अंदर की तरफ है यानी कि टाइट हो रहा है तो इनवर्ड डायरेक्शन, और अगर स्क्रू खुल रहा है यानी कि दीवार से बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड स्क्रू का मतलब हमेशा राइट हैंड से यूज करके फील करना उसको, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ऐसे तो अंदर जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आएगा। ठीक, अगर मान लिया ये दीवार, नहीं कोई कहता है कि दीवार तो मेरा सामने इधर है ना, मतलब जो दीवार है वो इधर है, तो मैं स्क्रू को ऐसे डालूंगा तो इस तरह से घुमाऊंगा, मतलब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू इस दीवार के अंदर जाएगा तो इनवर्ड हो गया, और ऐसे घुमाऊंगा तो स्क्रू खुलेगा यानी कि बाहर आएगा, यानी मेरी तरफ आएगा। तो कोई भी दीवार हो वहां पर स्क्रू रखेंगे और स्क्रू का मोशन देखेंगे। स्क्रू का मोशन ही बताएगा कि राइट हैंड जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग सीखते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल है क्या। जैसे अपने पास दो वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर दे दिया गया यहां पर बी और एक वेक्टर जो है वो दे दिया गया है ए। ठीक, तो राइट हैंड स्क्रू रूल से या किसी भी रूल से क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना हो तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह मिलाना चाहिए। तो पहले वो काम करेंगे। इसमें हमें पता है कि जब किसी वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता या वेक्टर चेंज नहीं होता, तो उसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट वन ऑफ द वेक्टर्स such that their tails coincide, है ना। इस तरह से शिफ्ट करना है कि इनका टेल जो है वो coincide कर जाए। अब चाहे तो ए को यहां ला सकते हैं पैरेलल शिफ्ट करके, लेंथ चेंज नहीं करना है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना, रोटेट नहीं करना, उसे खुद के पैरेलल ला देना है। अब दोनों का टेल मिल गया तो ये दोनों के बीच का एंगल हो गया। या कोई ये भी कर सकता था कि बी को शिफ्ट करके वहां ले जाता, जैसे ये है इसके पैरेलल, यहां पर बी ला दिया हमने, तो ये हो गया बी और ये हो गया ए, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो या तो ए को यहां लाएंगे या बी को वहां ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंगल अभी भी थीटा है, वैसे ही दोनों के टेल से मिल रहे हैं। ठीक, अब जो है जैसे ये वाला जो फिगर है मैं इसको आगे बनाता हूं यहां पर, कि जैसे ये तो हो गया वेक्टर ए
और ये हो गया वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इसमें हमें हो सकता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना हो या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना होगा। तो जब भी हमें इनका डायरेक्शन निकालना होगा, ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट में लिखा है इसको हम लोग मानते हैं कि ये फर्स्ट वेक्टर है और जो राइट में लिखा है ये सेकंड वेक्टर है। ठीक है, लेफ्ट वाला हमेशा फर्स्ट और राइट वाला हमेशा सेकंड माना जाएगा। ठीक, ये भी पता है हमें कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, ये जो दो वेक्टर हैं इन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो हमारा जो स्क्रू है वो भी इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ही रखना होगा। तो क्या करेंगे, पुट राइट हैंड स्क्रू एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tails such that screw is perpendicular to plane of two vectors। मतलब जो दो वेक्टर्स हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू को रखना है। कहां पर, उनका टेल का इंटरसेक्शन पॉइंट पर। जैसे देखेंगे कि ए और बी यहां मिल रहा है और ये बोर्ड के प्लेन में है, तो मैं एक स्क्रू रखूंगा ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर और टेल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ऐसे स्क्रू को रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रू तो हमने रख दिया यहां पर, इस तरह से स्क्रू रख दिया। कोई चाहे तो पीछे से भी रख सकता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये दो वेक्टर हो गए है ना, तो स्क्रू को मैं यहां से रख सकता हूं या मैं पीछे से भी रख सकता हूं, अपना रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं किधर से रखूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू रखने के बाद स्क्रू को घुमाना है। टर्न द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर वाया स्मॉलर एंगल। ठीक है, अब जैसे ये ए और बी वेक्टर है तो देखेंगे कि एक बड़ा सा एंगल बन रहा है ये फाई, एक छोटा सा एंगल बन रहा है थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो थीटा है इसी को एंगल बिटवीन वेक्टर माना जाता है। तो कहा गया कि स्क्रू को यहां तो पहले रखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट पर प्लेन के परपेंडिकुलर, और फिर स्क्रू को घुमाना है। तो घुमाने के लिए कहा गया कि फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करना है। फर्स्ट वेक्टर टर्न द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। तो अगर मैंने यहां स्क्रू रखा है तो स्क्रू को मैं ए से बी की तरफ घुमाऊंगा, और ए से बी की तरफ घुमाने के दो रास्ते होते हैं। एक तो ए से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूं, और एक तो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ले जा सकता हूं। ठीक, तो इसमें कहा गया वाया स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल मतलब कि थीटा से होते हुए जाना है, फाई से होते हुए नहीं जाना। तो मैं ए से बी की तरफ घुमाऊंगा ऐसे छोटे वाले एंगल से होते हुए, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाने से मैं बड़े वाले एंगल से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना पड़ेगा ए से बी जाने के लिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थीटा छोटा एंगल से होकर के जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए से बी घुमाया तो आप ऐसे जैसे मैंने समझाया था, आप यहां पर स्क्रू को फील कर सकते हैं। ऐसे ए से बी घुमाना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू खुलेगा। स्क्रू खुलने का मतलब क्या हुआ, बोर्ड से बाहर आएगा, यानी कि इसके प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया इसका। ठीक है, तो जो फिगर में दिखाया गया है इस फिगर में आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो अगर हम लोग ऐसे स्क्रू को टर्न करते हैं तो टर्न करने से स्क्रू किधर जाएगा, अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, वही क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, है ना। तो कहते हैं द मूवमेंट ऑफ राइट हैंड स्क्रू
will give the direction of क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अब जैसे यहां पर A क्रॉस B का डायरेक्शन हमने निकाला यहां पर, तो ये तो बाहर आ गया। अगर मैं B क्रॉस A का डायरेक्शन निकालूं तो क्या आएगा? जैसे ये अपना B वेक्टर है और ये अपना A वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, ठीक। तो जैसा कि मैंने यहां पर वेक्टर बनाया है, आपको राइट हैंड स्क्रू लगाने के लिए दो वेक्टर लेना जरूरी नहीं है, आप दो उंगलियों को यूज कर सकते हैं। जैसे देखेंगे एक जो है थंब है, थंब को मैंने वेक्टर ए की तरफ कर दिया और ये जो फिंगर है इसको मैंने बी की तरफ कर दिया, तो अपने पास दो वेक्टर आ गए। अब इनका जो प्लेन है ये प्लेन बन गया, है ना। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो हम लोग स्क्रू को रखेंगे इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर रखना है, या तो यहां पर ऐसे रखेंगे या पीछे से रखेंगे। तो हमारे लिए सुविधा तो इधर से रखने से है, तो इधर से रखेंगे, ठीक है। अब इधर से रखने से क्या होगा कि हमें अगर A क्रॉस B निकालना है तो A फर्स्ट है, B सेकेंड है, तो A से B की तरफ, यहां पर A नीचे है ना, तो A से B की तरफ ऐसे घुमाना पड़ेगा मुझे, A से B की तरफ घुमाना है। तो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू खुलेगा। लेकिन अगर कोई B क्रॉस A पूछ रहा हो तो क्या होगा? अगर B क्रॉस A का डायरेक्शन निकालना हो तो B फर्स्ट कहलाएगा और A जो है वो सेकंड कहलाएगा। ध्यान रखना है कि ये B है और ये A है। तो B क्रॉस A का डायरेक्शन निकालना हो तो B से A की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, और वो भी छोटे वाले एंगल से, जैसा कि यहां कहा गया स्मॉलर एंगल से होते हुए। तो B से A लाएंगे, यानी यहां से ऐसे लाएंगे तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाऊं ऐसे ऐसे, तो स्क्रू टाइट होगा। टाइट होने का मतलब स्क्रू दीवार में जाएगा, अंदर जाएगा। तो इनवर्ड डायरेक्शन हो गया B क्रॉस A का। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन आउटवर्ड, B क्रॉस A का डायरेक्शन इनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि B क्रॉस A इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ A क्रॉस B। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड होता है A B साइन थीटा दोनों के लिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। A क्रॉस B बाहर आया और B क्रॉस A इनवर्ड डायरेक्शन में आया।